और गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले पे हम आगे बात कर रहे थे। ये देखिए गॉस का फॉर्मूला था हमारे, इसको आगे हमको सॉल्व करना था, अभी तक हमने सॉल्व किया नहीं, और ये लास्ट स्टेप हमारा था। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 20+, मैंने आपको बोला था इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले NC1 की वैल्यू तो n ही होती है, यानी 2.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई का प्लस। इसको अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जितनी सी के साथ में जितनी टर्म है उतने का फैक्टोरियल, और ऊपर उतनी टर्म माइनस में आ जाएगी। जैसे नीचे सी के साथ में 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2.5, 2.5 और 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा है। यहाँ पे देखो 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3.5, 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 3 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये 4 है, तो क्या आ जाएगा 3.5, 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2 और 3.5 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 है, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3। 4.5 और 5 दे रखा है, तो 4.5, 4.5 माइनस 1, 4.5 माइनस 2, ये 2 आएगा, 3 गलत माइनस, 4.5 माइनस 3, 3 4 टर्म्स हो गई, और 4.5 माइनस 4 पूरे के डिवाइड में 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई माइनस का 10। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये एग्जांपल सॉल्व किया था, तो ये देखिए अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको इधर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, अच्छा वो प्लस आ जाएगा, प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस। ठीक है, NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग इस डेसिमल के लिए सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, मैं 3.5 C3 को सॉल्व करता हूँ, 3.5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3.5, सॉरी 3.5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या सॉल्व होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी माइनस 1 किया, 3.5 माइनस 1 2.5 माइनस 1 1.5 माइनस 1 0.5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 0.5 दोनों कट गए, तो ये देखो ये क्या टर्म बची है, और ये देखो मैंने क्या लिखी, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो NCR करना हो डेसिमल वाले क्वेश्चंस के लिए तो ऐसे NCR को डायरेक्ट सॉल्व करना हो डेसिमल वाले क्वेश्चंस के लिए तो ऐसे किया जा सकता। क्लियर है ये बात, इसमें किसी को दिक्कत है? NCR को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस के लिए, कोई डाउट? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस इसको लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई, अब 2.5 माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1.5 और आगे मल्टीप्लाई में 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है प्लस 3.5 3.5 माइनस 1 मतलब 2.5, 3.5 माइनस 2 मतलब 1.5 और मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल होता है 6 प्लस, फिर ये आ जाएगा 3.5 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस का 3, 4 फैक्टोरियल होता है 24 और ऊपर मल्टीप्लाई में
प्लस, अब इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई -1 -2 -3 और -4 और मल्टीप्लाई माइनस का 10, पूरे के डिवाइड में 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 जा 20, 120, ठीक, 22 5 2 जा 10 12, ठीक है, ये आ गया। अब इस बात में किसी को कोई डाउट है तो पहले वो क्लियर करें। किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? ठीक, आगे समझो। मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला है इसको रहने देता हूँ, बाकी चीज को हटा देता हूँ, या फिर ये तो इसमें सॉल्व भी हो जाएगा। मैं इसको आगे लिखता हूँ 20 प्लस 25 7 जा 175 होता है, तो 17.5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 और 4 15/4 15/4 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो अपन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में तो आ रहा है सही 3.7 प्लस। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6, तो 6.56। इधर सॉल्व करते हैं इसको। 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 24, तो 0.82। फिर ये माइनस का आ गया क्योंकि वो 10 माइनस में। सॉल्व करते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 और पूरे के डिवाइड में 120 तो ये आ गया माइनस का 2.46। सॉल्व करते हैं अपन। तो 20 प्लस 17.5 प्लस 3.75 प्लस 6.56 प्लस 0.82 और माइनस 2.46, तो ये टोटल रिजल्ट आ रहा है 46.17 और ये आपके APR अप्रोक्स रिजल्ट है। ये आंसर है किसका? Y ऑफ 1976। अब 1976 जो आ रहा है वो 71 और 81 के मिड में आ रहा है, तो 71 और 81 के जो बीच का पार्ट है वो इतना ही बैठता है, मतलब 39 से ग्रेटर और 52 से लेस देन, वो उसी रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहे न्यूटन के फॉरवर्ड डिफरेंस से कर लो, बैकवर्ड से कर लो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज में कुछ फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट यही है। तो इसीलिए अलग अलग मेथड का यूज करके आप अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं। इस बात को समझें। कोई डाउट किसी को? पूरी क्लास में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पहले तो क्लियर करिए।
किसी को कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट नहीं है तो पहले इसको नोट करो और नोट करके मुझे अपडेट करो। हाँ नोट करो, नोट करके मुझे अपडेट करो तो हम आगे बढ़े। लो इसको। कर लिया क्या नोट इसको? जल्दी से नोट कर लो तो हम आगे बढ़े। देखो अगर आपने नोट कर लिया है तो y की वैल्यू, नहीं मैं समझा नहीं, आप एक बार रेज हैंड करो, अनम्यूट करके बताओ क्या कहना चाहते हो। y की कौन सी वैल्यू की बात करी? गुड मॉर्निंग सर। बताओ। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कह रहा था कि वाई 1976 है ना, हाँ उसके आगे जो यहाँ पे वाई जीरो वाई -1 यहाँ पे वैल्यूज कैसे डालनी है? टेबल में से, टेबल ओके का। सर। देखो ये टेबल है अपने पास, इस टेबल में से y-1 चाहिए। तो y-1 का मतलब क्या हो गया, डेल y-1 चाहिए। मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल y-1, तो आप -1 पे जाओगे और इसके सामने वाली रो को सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ देखोगे डेल कहाँ है, ये रहा। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब डेल y-1 की वैल्यू क्या होगी? आपको मान लो डेल स्क्वायर y-2 चाहिए, तो डेल स्क्वायर y-2 कैसा है, -2 को सेलेक्ट किया और डेल स्क्वायर पे गए, ये कहाँ कट करी, इस जगह, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। ऐसे आपको डेल की पावर 3y- चाहिए, -1, तो -1 वाली रो को सेलेक्ट किया और डेल y3 को पकड़ा। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे, इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अभी क्लियर है क्वेश्चन? बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर।
अब आप क्या करो गाइस, ये तो अपन ने बात करी है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सेंट्रल डिफरेंस और फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है गॉस का बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। तो गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले के लिए आप सबसे पहले ये गॉस का जो हेडिंग है फॉर्मूला, फॉर्मूले की हेडिंग डालो और उसके बाद ये फॉर्मूला नोट करो जो मैंने लिखा रखा, जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले को नोट। इस फॉर्मूले को नोट करो, गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस वाई यू वाई जीरो प्लस यू सी वन लिख रखा है। जैसा अपन ने फॉरवर्ड में लिखा था वैसे अभी बैकवर्ड में लिखेंगे। कर लेंगे नोट। ये नोट किया या नहीं किया? डन।
आगे समझो। देखो अगर आपने नोट कर लिया तो आपका ये u प्लस के माइनस वन सी टू के माइनस वन और डेल टू के माइनस वन वाई माइनस के प्लस यू प्लस के सी टू के और डेल टू के और वाई माइनस के, इन दो का मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि इनका मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपन गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में इसको समझ चुके हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा है। एक एक वैल्यू को पुट करके हमने देखा है कि कैसे के की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या रिजल्ट आता है, के की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या रिजल्ट आता है, के की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या रिजल्ट। वहां पे जो ये यूनिवर्सल टर्म होती है ये कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इनकी वैल्यू, मतलब इनके फॉर्मूले का ही डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है, तरीका सेम है। एक बात गौर करना कि वहां पे नाम फॉरवर्ड था तो हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर को काम में लिया। यहाँ पे नाम क्या है? बैकवर्ड ऑपरेटर, लेकिन फिर भी हम किसको काम में ले रहे हैं? फॉरवर्ड ऑपरेटर को काम में। तो इसका मतलब मुझे क्या समझना है? मुझे सिर्फ इतना सा समझना है कि गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में सब कुछ सेम है, टेबल भी सेम बनेगी, प्रोसेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है फॉर्मूला। फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला कुछ और है, बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला कुछ और है, लेकिन दोनों को करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज है तो सिर्फ किसमें? दोनों के फॉर्मूले, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सल टर्म कुछ और आ रही थी, यहाँ पे कुछ और आ रही है, लेकिन तरीका बिल्कुल वैसे ही। जैसे वहां यूनिवर्सल टर्म को सॉल्व किया, वैसे यहाँ पे यूनिवर्सल टर्म को सॉल्व करेंगे। इस बात को आप समझो। तो अब ये जो यूनिवर्सल टर्म लिखी है मैंने, इस केस 1 केस 2 को छोड़ दो, इसको आप ध्यान मत दो। यू तो आपको पता ही है क्या होता है, x माइनस एक्स जीरो और y जो होगा ये। तो अब आपको करना क्या है एक्चुअली? आपको करना क्या है? ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये जो पूरा क्वेश्चन है जो हमने किससे सॉल्व किया है? गॉस के फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस से। सेम क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करके बताना है किससे? गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से। अभी सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, टेबल आपके पास है, इसको नोट कर लो फटाफट। जितना जल्दी नोट करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा। फटाफट नोट कर लो। फॉर्मूला आपने लिखा ही है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, है ना, गॉस के। यू की वैल्यू फाइंड करो, यू की वैल्यू भी आपको पता है क्या आएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है आप x0 क्या मानते हैं। मैंने 1951 को माना था, आप चाहे तो 1951 को माने, चाहे तो आपकी इच्छा है। तो आप पे डिपेंड करता है। बैकवर्ड में बस वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करो और फटाफट से मुझे रिजल्ट बताओ कि सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मुझे जल्दी से सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे अपडेट फटाफट। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो इधर से, और इधर से नोट करके फिर क्या करो, आगे उसको बैकवर्ड में सॉल्व करो। पहले यहाँ से क्वेश्चन और टेबल दोनों नोट करो। निकालना हुआ 1976 है, तो चेक करना है कि आंसर दोनों में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपके लिए असाइनमेंट है अभी, जो अभी करना है आपको। आपके पास टोटल 7 मिनट है, 7 मिनट्स में आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट से। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? सॉल्व करो और मुझे अपडेट। हाँ भाई, ये हो गया सभी से। तो एक स्टूडेंट का आंसर आया है 48.53 अप्रॉक्स। तो देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही आपका आंसर आया। 48.55 इसमें आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आया। आंसर कितना आया? 48.63, और इधर आंसर आ रहा है 48.55। तो फ्रैक्शन का कुछ डिफरेंस है, तो मतलब आप एक बार क्वेश्चन को और चेक कीजिए कि फ्रैक्शंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यही क्वेश्चन को करने का तरीका है। आज आप इस क्वेश्चन को दोबारा से घर पे सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं क्या रहेगा। तो उसके बाद हमारा गॉस का सेंट्रल फॉरवर्ड डिफरेंस और गॉस का सेंट्रल बैकवर्ड डिफरेंस दोनों फॉर्मूले ओवर हो गए। ये जो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है ये आप ही को सॉल्व करना है, आप ही को समझना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड पूरा समझा चुका हूँ। फॉरवर्ड के बिहाव पे ही बैकवर्ड है, सिर्फ एक फॉर्मूला ही चेंज है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। कल से हम लोग, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मेथड ऑफ फाइंडिंग इनिशियल अप्रोसिएशन या अप्रोक्सीमेशन, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, वो अलग अलग मेथड कल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या मेथड्स होते हैं, बाइजेक्शन मेथड क्या होता है, बाय इसमें अप्रोक्सीमेशन निकलते हैं बहुत सारे, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है?
फॉल्सी पोजीशन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन फॉल्सी मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जन मेथड, आरओसी मेथड, क्या ये सारे मेथड्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्या होते हैं और कितने अप्रोक्सीमेशन हमको निकालने चाहिए, कितने एग्जाम में जरूरत होती है, कितने हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम कितने, सारी बातें कल से करेंगे। तो कल से हम लोग इन मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आज गॉस के बैकवर्ड डिफरेंस को थोड़ा सा और समझिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे टू यू गाइस।